नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है एमसेट के बजाय एफसेट रख दिया गया है, तो उसमें क्या तब्दीली की गई है और कौन कौन से कोर्स शामिल होते हैं। ख़ास तौर पर एम को निकाल के पी रखा गया, तो पी के मकासद क्या है और कौन से कोर्स के लिए आप अहल हैं और एंट्रेंस की बुनियाद पर आपको क्या रैंक पे जो है सीट अलॉट की जाती है, उस बारे में आज बात करेंगे माहिर तालीम से। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो है एमसेट को जो है एफसेट रख दिया गया है, तो इसके जो तब्दीली की वजूहत क्या है। तेलंगाना स्टेट में इंटरमीडिएट 10+2 के बाद इंटरमीडिएट एमपीसी और इंटरमीडिएट बाईपीसी तलबा के लिए जो अहम एंट्रेंस इम्तिहान एमसेट EAMCET हुआ करता था, इस साल 2024 में उसका नाम बदलकर एम निकाल कर पी कर दिया गया। एमसेट के बजाय एफसेट हो गया EAPCET, यानी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पहले उसमें मेडिकल था, मेडिकल के कोर्सेज थे, पहले MBBS भी था, BOMS भी था, अब उसको निकाल कर सिर्फ फार्मेसी और एग्रीकल्चर है, इसीलिए इसको EAPCET कर दिया गया। इंटरमीडिएट MPC के उम्मीदवार के लिए इम्तिहान होगा, उनको एडमिशन होंगे इंजीनियरिंग में और फार्मेसी में। इंटरमीडिएट बाईपीसी के तलबा जो बाई साइंस स्ट्रीम के हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एडमिशन होंगे, तो वो एग्रीकल्चर, वेटरनरी और फार्मेसी में, और फार्मेसी के साथ साथ उनको एडमिशन होगा बी फार्मेसी फार्माडी में। सर, इसकी अहम वजह क्या होंगी, क्यों बदल लिया गया है नाम और ख़ास तौर पर कोर्स को भी जो है अलग कर दिया गया है, तो इसकी ख़ास वजह क्या है। हाँ, सबसे अहम वजह यह है कि एक ही नाम चल रहा था EAMCET, और जो एम था उसमें मेडिकल का कोई कोर्स ही नहीं है। पी में फार्मेसी है, फार्मेसी में बी फार्मेसी है 4 ईयर का, फॉर्म डी है 6 ईयर का, और MPC वाले बाईपीसी वाले इन दोनों इस एंट्रेंस इम्तिहान के लिए दाखिले के अहल हैं। जबकि एमसेट में मेडिकल जो था MBBS BDS पहले वो एमसेट में था, और BHMS BAMS भी एमसेट में था, लेकिन 2017 से नीट आने के बाद मेडिकल के कोर्सेज नीट में चले गए और सिर्फ फार्मेसी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी बाईपीसी के लिए और इंजीनियरिंग और फार्मेसी MPC के लिए रह गया। इसीलिए इसका नाम बदल कर एम निकाल कर पी कर दिया गया, बजाय EAMCET के अब होगा EAPCET। सर, EAP के बारे से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो तवारीख आ चुके हैं तो उसमें क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, लास्ट डेट क्या रहेगी। तेलंगाना स्टेट में तमाम अहम एंट्रेंस इम्तिहान के लिए तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने हर एक का अपना शेड्यूल दिया, यानी इम्तिहान की तवारीख दी, फिर कन्वेनर और यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। लेकिन सबसे पहले EAP सेट का जो शेड्यूल आया है उसमें इसका बाज़ाब्ता उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 12 को, फिर 21 से इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, ऑनलाइन की लास्ट डेट रहेगी, और MPC और बाईपीसी के तलबा के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो 9 मई से लेकर 12 मई तक रहेगा। इस तरीके से एक शेड्यूल दिया गया, लेकिन अभी बाकायदा इसका एलामिया यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सर, नोटिफिकेशन आने से कबल जो तैयारी की जाती है ख़ास तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो और कोर्स के इंतखाब के लिए, तो उस बारे में बताया। हाँ, अब देखिए 2 तलबा इंटरमीडिएट इम्तिहान लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहान लिए, वो लोग अपने IP एग्ज़ाम के साथ साथ फौरी तौर पर इसका फॉर्म दाखिल करना होगा। अगर उनका रैंक अच्छा आता है, MPC के हैं, तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, B या BTech करेंगे। उनके लिए ऑप्शन बी फार्मेसी फॉर्म डी भी होता है, इवन बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। वैसे ही इंटरमीडिएट बाईपीसी के तलबा अपने एकेडमिक इम्तिहान सेकेंड ईयर के साथ अगर वो EAP दिखते हैं तो उनको बी फार्मेसी, फार्मा डी और BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर और BVSc यानी वेटरनरी साइंस में भी एडमिशन इसी एंट्रेंस इम्तिहान के रैंक पर काउंसिलिंग के जरिए होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि अगर किसी का सेकंड ईयर चल रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी का बैकलॉग है फर्स्ट ईयर तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर एकेडमिक इम्तिहान में कोई आपको सर्टिफिकेट इनक्लोज करना नहीं है। अब इस वक्त आप इम्तिहान लिख रहे हैं, अपना हॉल टिकट नंबर डालकर आप इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। जब काउंसिलिंग होगी उस वक्त वो देखेगा कि आपके एमसेट के रैंक कितने हैं, इंटर में क्या आपने पास हुआ नहीं। बात तलबा जैसा आपने बात की, बात तलबा इम्तिहान लिखते हैं लेकिन इंटर में फेल भी हो जाते हैं। उनके लिए ASE एडवांस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है इंस्टेंट, अगर वो पास करते हैं तो वो भी इस रैंक के ज़रिए अहल होते हैं।
देखा नाज़रीन, आपके अगर इंटरमीडिएट का आपका बैकलॉग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतखाब का मामला है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ख़ास तौर पर कोर्स होते हैं सर, उसके लिए क्या कैटेगरी रखी जाती थी? देखिए, एक एंट्रेंस इम्तिहान मुश्तरका है। तेलंगाना में सेट रखा गया, CET कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, और वो इंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ ये बता दिया गया कि इस इंट्रेंस के तहत कौन कौन से कोर्सेस हैं जिनमें आप दाखिले के अहल होते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे कोर्सेज की, इंटरमीडिएट 10+2 MPC स्ट्रीम के लिए तो ई में इंजीनियरिंग आता है। इंजीनियरिंग में वो लोग BE BTech, चाहे वो JMT का हो, उस्मानिया का हो, वो तमाम BE BTech इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अहल है। किसी भी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT तमाम के लिए एमसेट होगा। दूसरा उनके लिए होगा P में फार्मेसी, B फार्मेसी है 4 ईयर का, उसके लिए अहल होते हैं। फार्म D है 6 ईयर का, उसमें अहल होते हैं। उसके अलावा बास कोर्सेस BTech डायरी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी इंटरमीडिएट MPC के उम्मीदवार अहल हैं, और वो EAP सेट के ज़रिए ही दाखिला ज़रिए काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंटरमीडिएट BPC के तलबा जो हैं उनके लिए भी इंजीनियरिंग नहीं बल्कि उनके लिए फार्मेसी में B फार्मेसी और फार्म D है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अलग यूनिवर्सिटी है, हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा BSc वेटरनरी साइंस उसके लिए है। तो वो फार्मेसी में B फार्मेसी, फार्मा D के अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए भी, बायोमेडिकल कोर्सेज के लिए भी EAP सेट के ज़रिए ही दाखिला हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं आपके लिए जो इंतखाब करना चाहते हैं अपने कोर्स की बुनियाद पर, या आप जिस इंटरमीडिएट की जो कैटेगरीज़ पे रखते हैं, आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर बुनियाद है इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो सवालात पैदा होते हैं सर, जैसे कि ख़ासकर रैंक की बुनियाद पर एडमिशन होता है, या फिर किसी को रिजर्वेशन की बुनियाद पर एडमिशन होता है, या कोर्स की बुनियाद पर होता है, तो सबसे अहम जो मसला आता है वो आपके सामने अक्सर तलबा भी आके जो है इजहार करते हैं, तो वो बताइए आप। हाँ, देखिए, ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब इस तरह है कि एकेडमिक इम्तिहान में आप पास होते हैं, फेल होते हैं, री एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना री एग्ज़ाम होता, ना वो सर्टिफिकेट दोबारा काम आता। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और एक अहम बात यह है कि इसमें इंटर के मार्क्स पहले वेटेज में लेते थे, अब इसी का पेपर जो 160 मार्क का आता है, इसके मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग मार्क, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से आप अपने आप को कामयाब करार पाते हैं। तो यहाँ पर 25% यानी सिर्फ 40 मार्क्स अगर आप 160 में लाते हैं तो वो आपके क्वालिफाइड मार्क्स होंगे, आप अहल होंगे। अब रही बात रैंक की, जिसके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उनका उतना अच्छा रैंक रहेगा। स्टेट लेवल का रैंक है 1, 2, 3 से लेकर 80,000 बच्चे हैं तो आपका रैंक 80,000 तक आएगा। जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं उन तमाम को रैंक दिया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होते उनको रैंक नहीं दिया जाता। बड़ा अच्छा जवाब है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर कि अगर आप एब्सेट लिखना चाहते हैं या एब्सेट लिख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रैंक और क्वालिफाई के दरमियान में जो फ़र्क आता है उसको वाज़े तौर पर देखें, क्योंकि अगर आप रैंक हासिल करना चाहते हैं या फिर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग ज़ुमरों में डिवाइड हो जाते हैं। सर, एक अहम मसला है जैसे कि क्वालिफाई होना और रैंक तक पहुँचना। देखिए, एक इम्तिहान आप लिख रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, रैंक मिल रहा है, लेकिन आपको काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगी। एंट्रेंस इम्तिहान एडमिशन टेस्ट है, एडमिशन के लिए है, दाखिला इम्तिहान है, आपको दाखिला लेना है। जस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, आपको मार्क्स आ जाएगा, रैंक कार्ड आएगा, आप काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे, लेकिन सीट नहीं मिलती। क्योंकि जो रैंक होता है, अच्छे अच्छे रैंक को कैटेगरी वाइज फ्री सीट मिलती है, अच्छे कॉलेज में मिलती है, फिर रियम्बर्समेंट होता है। अब जस्ट क्वालिफाई करेंगे, मैनेजमेंट कोटे में जाएंगे, आपको हर साल पैसे अदा करना होता है, हर साल फीस पे करना होता है, फिर रियम्बर्समेंट भी नहीं होती, ना ही आपको स्कॉलरशिप मिलती। इसीलिए एंट्रेंस इम्तिहान में कामयाबी या क्वालिफाई होना अहम नहीं है, बल्कि अच्छे रैंक लाना, अच्छे निशान लाना, तभी आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में दाखिला मिलेगा। यकीनन इस फ़र्क को आप महसूस करेंगे, बल्कि रैंक की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी, अच्छे कोर्स में आप दाखिला भी ले सकते हैं, अच्छा तौर पर अपने आप को पेश भी कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि रैंक को जो लेकर दौड़ धूप की जाती है तो ख़ास तौर पर तलबा तलबात में मुसाबकत भी होती है, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा री एग्ज़ाम भी नहीं होता। तो ये बताइए कि जो सवालात किस नमूने के आएंगे, क्या उसमें वेटेज नहीं रहा तो नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स भी रहेंगे? नहीं, देखिए एमसेट में
वेटेज था पहले 3 साल पहले कोविड-19 लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया गया। पहले 20% वेटेज लिया करता था, जो 80% इसके मार्क्स थे, 75-25 थे। अब वेटेज को बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी अहम बात, इसका पेपर पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ, हर क्वेश्चन के 4 जवाब सही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर निगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन ये इम्तिहान पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है। ना पेपर पर होता, ना पेन ना पेंसिल, बल्कि आपको कंप्यूटर पर लिखना होता है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर पर करना है। जी सर, अब जब सवालात कंप्यूटर पे आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे तो ऑप्शन रखे जाएंगे, तो ऑप्शन का जो इख्तियार रखा जाएगा वो आपके पास आएंगे, तो उसका थोड़ा सा खुलासा करें आप। हाँ, यहाँ पर मैं तमाम तलबा को और सरपरस्तों को, नाज़रीन को मशवरा देता हूँ कि वो बच्चों को सिस्टम पर प्रैक्टिस करवाएं। जी, जैसा आपने बात की है, इस हवाले से हम बच्चों की सही रहनुमाई करते हुए उनको सही मशवरा देते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो 12 साल पढ़ते हैं, उनको पेपर की पेन की प्रैक्टिस होती है, वो डायरेक्ट कंप्यूटर पर नहीं जाते। यही वजह है कि इस बार भी जो कन्वीनर बनाए गए JNTUH, हैदराबाद का JNTU, वो बताते हैं कि कई बच्चे क्वालिफाई नहीं होते जी, वो लोग यहाँ पर टिक मार्क करते थे, OMR में बबलिंग करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करें, उसको रिव्यू कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, आखिर में उसको सेव करना होता है। तो लिहाजा तुलबा अगर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी ये तजिया है कि अक्सर बच्चे जो है यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं लेकिन सेफ मोड में नहीं जाते, तो ये जो रुझान बदल रहा है, तो इस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए ख़ास तौर पर? यहाँ पर अगर हम इसके जवाब प्रैक्टिकल में देखेंगे, जैसे आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही पेन पेपर के साथ कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप मोबाइल पर फोन करें, लैपटॉप पर करें या सिस्टम पर करें, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को पूरा रीड कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं, फिर वहाँ पर आपको आ रहा सेव बटन, फिर बाद में रिव्यू है, चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको जो है कैंसिल करने के लिए जो डिलीट ऑप्शन होता है उसको रिस्पॉन्स को भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जवाब है आपके लिए। अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप CBT एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि कम वक्त में सही जवाब का इंतखाब, फिर उसे किस तरह हम सेव कर सकते हैं और किस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंतखाब किया हुआ जवाब वाकई दुरुस्त है या गलत है, या फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सर अक्सर देखा जाता है कि इम्तिहान को लेकर टाइम का जो एक शेड्यूल दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तो इस तरह अगर CBT एग्ज़ाम के तौर पर वक्त दिया जाएगा तो उसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। जैसा कि इम्तिहान में टाइम पर पेपर दिया जाता है, टाइम पर पेपर लिया जाता है, यहाँ पर भी टाइमर आपके पास होता है। जब आप क्लिक करते हैं आपका टाइम शुरू हो जाता है। जिस वक्त आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा सिस्टम से क्वेश्चन आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम है, तो 3 घंटे के टाइम पर जो शुरू होते हैं ख़त्म होने तक आपको टाइम रहेगा। इस तरीके से टाइम भी सेट होता है हर एक के सिस्टम पर, इसीलिए उसके अपने सेंटर भी अलग होते हैं। हर स्टूडेंट के सामने सिस्टम होता, उसी पर उसे क्लिक करता हूँ। सर ये बताइए कि लम्हों की ख़ता क्या साल को ज़ाय कर देती? बिल्कुल। देखिए अभी जैसा कि हमने पिछले सवाल के जवाब में बताया कि बाज़ तुलबा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट जाके सिस्टम पे बैठ जाते हैं और वो कई चीज़ों से वाकिफ़ रहते हैं लेकिन वो सही जवाब दे नहीं पाते। इसीलिए हम आपकी रहबरी और मशवरे इस ज़रिए दे रहे हैं कि आप प्लीज़ और प्लीज़ कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं, आपके सामने सिस्टम रहा, वो आपके लिए ना पहली बार हो ना ही आपके लिए अजनबी हो, बल्कि आप प्रैक्टिस करने से वो आपको सहूलत बख्श हो जाएगा। आज भी MCET की साइट पर मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को क्लिक कीजिए। मॉक टेस्ट में आप कंप्लीट पेपर आता है, पूरे पेपर को आप टाइम के साथ कर सकते हैं। क्लिक करने पर ग्रीन हो जाता है, क्लिक नहीं करने पर रेड रहता है, आंसर नहीं देने पर ब्राउन होता है, कलर भी चेंज होता है, कितने क्वेश्चन किए मालूम भी होता है, और आप रिव्यू बटन दबाकर पूरा पेपर रीड कर सकते हैं। ये भी नहीं कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया, सिर्फ आप एक क्वेश्चन ही किए फिर नेक्स्ट दबाए, बल्कि आप पढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले आया, 7 पहले कीजिए, फिर 10 आया, फिर 12 आया, पढ़ते हुए आप कर सकते हैं।
बड़ा अहम जवाब है आपके लिए, मशवरा है, और ऐसे सिग्नल्स के भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर आप जवाब देंगे तो कौन सा कलर आएगा और जवाब ना देंगे तो कौन सा कलर आएगा। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कलर आपके लिए है वो भी उसका इंडिकेट किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है सर, जैसे कि हम देखते हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हमारे मुस्तकबिल को जो है आगे बढ़ाता है, हमारे मेयार को ज़ाहिर करता है। तो अहमियत के अतबार से बताइए कि इंट्रेंस एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है। दरअसल इंट्रेंस इम्तिहान लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। एक इंटरमीडिएट एमपीसी का तलबा अच्छे इंजीनियरिंग का जनरेशन बनेगा तो अच्छा इंजीनियर बनेगा जी। अगर वो वेटरनरी के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार इसी इंट्रेंस इम्तिहान पर है। अच्छा रैंक, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स। जी। इसको बहुत इजी लेना नहीं है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जितना अच्छा पढ़ेंगे आपको उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जी। तो सर अब रैंक की बुनियाद पर हम बात करेंगे तो कौन सा रैंक हमारे लिए अच्छा रहेगा और कौन से कैटेगरीज में हम जा सकते हैं। देखिए, एडमिशन हम 3 मरहले होते हैं। एक आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना, एक एग्ज़ाम लिखना, रिज़ल्ट आना। रिज़ल्ट के बाद जब रैंक आएंगे, रैंक के बाद का मरहला होता है काउंसलिंग का। जिस वक्त काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग के बाद आपको कैटेगरीज बना दिए जाएंगे, कितने कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरी में कितना रैंक तक एडमिशन जाएगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, आप अच्छे से मार्क्स कीजिए। उसके बाद देखिए क्या BCE में आते हैं, क्या EWS में आते हैं, क्या PWD में आते हैं। जिसमें आप आएंगे उससे आप एडमिशन कर पाएंगे। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के डिवाइड के तौर पर देखा जाए तो जो आप अहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं या जहानत रखते हैं, या रैंक की बुनियाद पे है, वो उस कोर्स में आपको दाखिला मिल सकता है, मिल भी जाएगा। अब हम बात करेंगे MA से। सर ये मजमूई तौर पर हम जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि अक्सर इंट्रेंस को लेकर जो सवालात बच्चों के जहन में होते हैं वो किस तरह के होते हैं, हर काउंसलिंग में किस तरह के मसाइल से वो दरपेश हालात से गुजरते हैं, तो उसके लिए हल क्या निकल सकता है। इंटरमीडिएट के तालिब इल्म 2 ईयर्स तक इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, थ्योरी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद उनका जब बात सामने तो दूसरा मरहला आता है वो इंट्रेंस इम्तिहानात का है। कई बच्चे रिपीट करते हैं नीट में, MCET में कोई रिपीट नहीं करता, लेकिन उनको फौरी तौर पर इम्तिहान लिखना है। तो उसके लिए उनके ज़रूरी है कि वो अपने इंटरमीडिएट के निसाब, उनका जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, उसी से मुहैया थे। फ़र्क ये है कि वहाँ सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव था, यहाँ पर टोटली ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगा। आप उसी सिलेबस के तेलुगु अकेडमी के स्टेट बोर्ड की पढ़िए, वही चीज़ आपकी जो पर MCET था EPSET में रहेगा, चाहे वो MPC के लिए हो चाहे वो BPC के लिए हो। जी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के वेबसाइट के ताल्लुक से कि कौन कौन से कोर्स के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम रखे जाते हैं, ख़ास तौर इंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव लाने वाला है और अच्छे रैंक की बुनियाद पर अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज आपको मिलने वाला है और वहाँ से आपकी आगे की पढ़ाई बनती है, बल्कि आगे आप बढ़ते भी हैं और कुछ नाम भी रोशन करते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, और MA हमीद से मुलाकात के लिए सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान शख्सी मुलाकात करें। अपने सवालात की बुनियाद पर अपने रास्ते खुद इख्तियार करें और उनसे मशवरे लें, और मशवरे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।